हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, निवेशकों को आकर्षित करने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को आयोजित समिट में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इमर्जिंग झारखंड के तहत उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस समिट में झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 को निवेशकों के बीच लॉन्च किया जाएगा और झारखंड सरकार की इस नई औद्योगिक नीति में रोजगार के अलावे राज्य में निवेश पर काफी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री का फोकस इस समिट के माध्यम से झारखंड में रोजगार के अवसर के साथ साथ विकास की संभावना तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड में अब पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी छात्रों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी डीओ को स्कूलों में तैयारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही वैसे अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने डीओ के साथ वर्चुअल मीटिंग कर स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन आदि का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं में छात्रों की कम उपस्थिति पर भी चिंता जताई है और इसके लिए उपस्थिति बढ़ाने में बीआरपी सीआरपी को लगाने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में सुस्त हुआ मानसून। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई है, लेकिन मानसून के लिहाज से बेहद कम हुआ है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश बोकारो में रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेजी से उछाल आया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रांची समेत राज्य के अन्य जिलों की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं, जिसमें धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, रामगढ़ से 1, रांची से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 4, गोड्डा में 3, रांची में 9, साहिबगंज में 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 140 हो गई है, जिसमें बोकारो में 1, धनबाद में 12, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 11, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, जामताड़ा में 11, खूंटी में 7, कोडरमा में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 5, रांची में 73, साहिबगंज में 2, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी शिक्षकों को 5 से पहले लगेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे 5 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मियों को कोरोना का टीकाकरण सुनिश्चित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्द राज्यों को 2 करोड़ अतिरिक्त कोरोना के टीके दिए जाएंगे। दरअसल कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की शुरुआत हो रही है, इसलिए शिक्षकों और अन्य कर्मियों के टीकाकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी की उम्र निर्धारण की नहीं बदलेगी तिथि। एक बड़ी खबर की 7वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि नहीं बदलेगी। सरकार की ओर से उम्र निर्धारण के लिए तय तिथि को हाईकोर्ट ने सही बताया है और कहा है कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 2016 के बाद अब 2021 में हो रही है। ऐसे में सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2016 किया है, जो उचित है। इसी के आलोक में एकल पीठ ने आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उम्र सीमा के निर्धारण के खिलाफ दायर अपील याचिका को खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की पीटी की तिथि बढ़ा दी है। अब ये परीक्षा 12 सितंबर की जगह अब 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल सही से नहीं कर रहा काम। चांसलर पोर्टल को काम नहीं करने के कारण विद्यार्थियों को नामांकन में काफी परेशानी हो रही है। बुधवार को भी चांसलर पोर्टल काम नहीं कर रहा था और बीच बीच में काम कर भी रहा था, तो स्पीड काफी धीमी थी। इससे विद्यार्थियों का नामांकन नहीं के बराबर हुआ है। विद्यार्थी काफी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में छात्रों ने बताया है कि
पिछले कई दिनों से चांसलर पोर्टल काम नहीं कर रहा है। एडमिशन कराने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं पिछले 7-8 दिनों से छात्र परेशान हो रहे हैं। अभी वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के श्रमिकों का नहीं हो रहा भुगतान। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उत्पन्न कराने को लेकर शुरू किए गए मनरेगा योजना की स्थिति काफी खराब है। श्रमिकों के श्रम भुगतान नहीं होने के कारण ये बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार अभी चाईबासा जिले में 12 करोड़ रुपए श्रमिकों का भुगतान बकाया हुआ है। इसके कारण श्रमिक मनरेगा कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो उनके पलायन का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ फंड आने पर सहियाओं का होगा बकाया भुगतान। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से सहियाओं में काफी आक्रोश है। विरोध स्वरूप मंझगांव की सहियाओं ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में अपना योगदान नहीं दिए। इसे लेकर जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विजय कुमार ने प्रखंड के सभी सहियाओं के साथ कल बैठक की और उन्होंने बताया कि अभी जिला में फंड की कमी है और जैसे ही फंड उपलब्ध होगा सभी का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी सहियाओं ने सहमति जताई है कि सभी फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के लिए पर्याप्त बेड, बड़ों के लिए तैयारी है कम। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में मची अफरा तफरी के बाद संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सचेत है। पिछले 3 महीने से तीसरी लहर की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार का चूक नहीं छोड़ना चाहता है। खासकर बच्चों के सर्वाधिक संक्रमण की आशंका को देखते हुए बच्चों की चिकित्सा पर ज्यादा फोकस किया है। बीते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य भर में तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा की। इसमें पाया है कि झारखंड में बच्चों के उपचार को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन बड़ों के उपचार की तैयारी अभी भी कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड चेंबर का चुनाव 26 सितंबर को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 57वीं वार्षिक आम सभा 25 सितंबर को चेंबर भवन में होगी। वहीं सत्र 2021-22 का चुनाव 26 सितंबर को होगा। कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा के उपरांत मतदान की प्रक्रिया और चुनाव स्थल का चयन किया जाएगा। चेंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन पुनरीक्षण कराने पर हुई चर्चा। इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन की बुधवार को हैदराबाद में बैठक हुई। इसमें देश के मेटल, साइंस, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, स्टील उद्योगों के मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई है। बैठक में राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि वर्षों संघर्ष के बाद अर्जित सुविधाएं समाप्त हो रही है, उन्हें किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। एचईसी का वेतन पुनरीक्षण कराना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से मिला जनसेवक संघ। राज्य जनसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया है और संघ ने मांग किया है कि उन्हें सिर्फ कृषि कार्यों में ही लगाया जाए और जनसेवकों ने मांग किया है कि उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी के अधीन रखा जाए और जनसेवक का पद नाम भी बदलने का मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। केरल में एक बार फिर कोरोना महामारी का विस्फोट हुआ है। राज्य में 3 महीने के बाद पहली बार एक दिन में 30,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 215 लोगों की जान गई है। केरल के आंकड़ों के चलते पूरे देश में नए मामलों का आंकड़ा 46,000 को पार कर गया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण दर बढ़ करके 19% से ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया स्टेशन पर बढ़ती जा रही सख्ती, अधिकतर यात्रियों की हो रही कोरोना जांच। हटिया स्टेशन पर बुधवार को कोविड जांच को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती बरते जाने पर अधिकतर यात्रियों की कोरोना जांच की गई और सबलपुर से हटिया आने वाली ट्रेन के अधिकतर यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इसके लिए स्टेशन पर 3 जगहों पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई थी और बारी बारी से सभी यात्रियों की कोरोना जांच की गई और किसी भी यात्री को जांच के बिना नहीं जाने दिया जा रहा था। इसे लेकर स्टेशन पर यात्रियों को बाहर निकलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है और सभी यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि बिना जांच के उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नहीं हुआ भुगतान। रिम्स प्रबंधन अब आउटसोर्सिंग एजेंसी T&M को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है। रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि कंपनी ने तय तिथि के बाद भी भुगतान नहीं किया है, जिसके
इसके बाद इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। जो भी बकाया पैसा इन कर्मियों का है उन्हें रिम्स प्रबंधन देगा। इससे पहले इन कर्मियों में 5 कर्मी निदेशक से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें निदेशक ने आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरयू स्टाफ क्वार्टर से सेवानिवृत्त कर्मियों को हटाने का निर्णय। रांची विश्वविद्यालय के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के स्टाफ क्वार्टर से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए बुधवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी बिना हाउसिंग रेट दिए स्टाफ क्वार्टर पर कब्जा जमाए लोगों को हटाने का आदेश दिया गया। यही नहीं, पहले रांची कॉलेज और अभी DSPMU में कार्यरत कर्मियों को भी कुल सचिव के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। 15 दिनों में अवैध कब्जा खाली कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिनका नामांकन रद्द हुए परीक्षा में है पास। इधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर में नामांकन को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिन 95 छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया गया था, उसमें से 61 विद्यार्थियों ने सेमेस्टर 1 की परीक्षा पास कर ली है और इनका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में यह मामला सामने आने के बाद नामांकन सेल के खिलाफ छात्र संगठनों ने जमकर बवाल किया है। वहीं विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण ने मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ नियोजन नीति का विरोध नहीं करने वाले विधायकों को घेरेंगे। झारखंड में नियोजन नीति बदलने की मांग को लेकर स्थानीय युवाओं ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। फिलहाल झारखंड यूथ एसोसिएशन ये लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश योझा ने बताया है कि एसोसिएशन की ओर से राज्य के सभी विधायकों की सूची तैयार कर ली गई है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सूचीबद्ध तरीके से एक एक विधायक को फोन करे और उनसे नियोजन नीति बदलने की मांग करे और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय को लेकर के आंदोलन करेगी जल सहिया। महेशपुर पंचायत सचिवालय में बुधवार को जल सहिया अधिकार मंच बघमारा प्रखंड की बैठक हुई। बैठक में बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की गई है। प्रखंड अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा है कि जल सहियाओं को 22 महीने का मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शीघ्र हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो बाध्य होकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में 775 बालिकाओं का होगा एडमिशन। समाहरणालय सभागार में बुधवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पर बैठक हुई, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन को लेकर चर्चा की गई है। इधर जमशेदपुर जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में जिले के 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रखंड स्तरीय चयन समिति के द्वारा अनुशासित 775 बालिकाओं की सूची का अनुमोदन कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाजार में 80% लोग घूम रहे मास्क उतार कर। एक बड़ी खबर की कोरोना कितना खतरनाक है और पहली और दूसरी लहर से पता चल गया है। अब तीसरी लहर आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने अलर्ट किया है कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है। इससे निपटने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। उधर लोग सामान्य दिनों की तरह खुले आम बाजार में घूम रहे हैं। इसी तरह होटलों में भी नियमों की धज्जियां उड़ रही है। और आपको बता दें, एक सर्वे से पता चला है कि 80% लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूम रहे हैं। अगर मास्क पहने भी हुए हैं तो वे गले में लटका कर घूम रहे हैं, जो कि गलत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रमुख ट्रेनों का शुरू हो परिचालन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने प्रमुख ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस सिलसिले में आसनसोल रेल मंडल के DRM को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने मधुपुर स्टेशन में यात्री सुविधा की कमी को दूर करने की मांग की है। साथ ही मधुपुर गिरिडीह के बीच सवारी ट्रेन का एक फेरा बढ़ाने और बैद्यनाथ धाम रांची इंटरसिटी और हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का परिचालन शुरू करने को कहा है। साथ ही मधुपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त रेल टिकट काउंटर बनाने, पेयजल की बेहतर सुविधा प्रदान करने और बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव हटाए गए, राजेश ठाकुर बने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी ने अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव को हटा दिया है। उनकी टीम में कार्यकारी अध्यक्ष रहे राजेश ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा मंदिर खोले सरकार। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाबा मंदिर खोलने को लेकर समाज सेवी व
बाबा बलियासे ने अपने 25 लोगों के साथ समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए। बता दें कि सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में सभी धार्मिक स्थल झारखंड में बंद है। इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देवघर वासियों की हालात प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राशन, डॉक्टर, स्कूल फीस के साथ दैनिक जरूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार से मांग है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन देवघर में हो सके और श्रद्धालुओं के आवागमन होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर अस्थायीकरण की मांग को लेकर मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मधुपुर मनरेगा BFTS कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात किया है। अस्थायीकरण और समान काम के बदले समान वेतन की मांग का ज्ञापन सौंपे हैं। मांग पत्र में सभी BFTS कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत BFTS का कार्य दिवस 20 दिनों के स्थान पर मासिक कार्य दिवस करते हुए अस्थायीकरण और समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर किया काम। इधर दुमका जिले के AP महिला कॉलेज के शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ की ओर से गुरुवार को विभिन्न मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर काम किया गया है। संघ से जुड़े कॉलेज के सभी शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने काला बिल्ला का विरोध जताया है। वहीं बता दें, शिक्षकोत्तर कर्मी 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से 7वां वेतनमान की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं 1 जनवरी 1996 से ACP और MACP लागू करने की मांग की है।